हेलो गाइस, वेलकम टू स्किल विद्या स्टडी। यूपी टेट ईवीएस 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए और ये क्वेश्चंस आपको 100% सफलता दिलाएंगे और इससे आपको एग्जाम देने में आसानी हो जाएंगी और आपके 30 में से 30 नंबर पक्के हो जाएंगे यहाँ से। तो अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरी देखना और कंप्लीट वीडियो देखना। 2026 के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। और फ्री नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम में। क्या है, स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था। राष्ट्रगान को कब अपनाया था, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि राष्ट्रगान, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया। तो देखिए, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है, तो 52 सेकंड की होती है, ठीक है। राष्ट्रगान लिखा किसने था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किस भाषा में लिखा था, तो बांग्ला भाषा में लिखा था। उसके साथ में आप याद रखेंगे कि राष्ट्रगान हमारा कौन सा होता है, जनगण मन होता है। इसके साथ में आप एक चीज और याद रखिएगा कि जो वंदे मातरम होता है ये हमारा राष्ट्रगीत होता है और इसको किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, ठीक है। उसके साथ में क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसके साथ में 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। देखिए, याद रखना कि सर्वप्रथम राष्ट्रगान को कहाँ गाया गया था, तो 27 दिसंबर और 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और उस समय जो अध्यक्ष थे तो वो थे विशान नारायण दत्त, ठीक है, में गाया गया था। और इस गाने की जो समय होता है ये 52 सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पराबैंगनी किरणें कौन से सबसे अधिक हानिकारक होती हैं। देखिए, पराबैंगनी किरणें आपकी 3 होती हैं, एक तो ए, बी और सी, ठीक है, तीनों होती हैं। और जो सबसे अधिक होती है वो कौन सी होती है, तो वो सी होती है, ठीक है, सबसे हानिकारक होती है। इन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से आने में कौन रोकता है, तो ये आपका रोकता है ओजोन परत। और ओजोन परत आपकी कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। ये पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं, जो सूर्य से निकलती हैं। देखिए, अगर यूवी जो होती हैं ये किरणें अगर किसी पर प्रभाव डालती हैं तो क्या प्रभाव डालेंगी, जैसे त्वचा का कैंसर होना, सनबर्न, पौधों में वृद्धि होना और प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है उसको कमजोर कर देती। तो सबसे अधिक हानिकारक कौन होती हैं, तो यूवीसी होती है। ये याद रखना, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। चलिए देखिए, कुछ समझ लेते हैं ओजोन परत में कौन कौन सी किरणें होती हैं और जो हानिकारक होती है। देखिए, यूवी जो सी होती है ये सबसे ज्यादा अधिक हानिकारक होती है। देखिए, ए और बी, ठीक है, त्वचा के प्रभाव के लिए हानिकारक होती। पराबैंगनी किरणें होती जो सूर्य से निकलती हैं, कौन कौन सी होती हैं, देखिए ए, बी और सी होती हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो ये हानिकारक आपकी सी होती है। देखिए, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को समानता उनके तरंग दैर्घ्य के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया, ए, बी, सी। इन किरणों में सी जो होती है सबसे अधिक हानिकारक होती है, लेकिन ये किरणें पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि इनका अवशोषण कौन कर लेता है, ओजोन परत कर लेता। और ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती, ये भी याद रखना क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती, तो समताप मंडल में पाई जाती। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, WWF से क्या आशय है। देखिए, WWF का यह फुल फॉर्म क्या होती, तो याद रखना कि वर्ल्ड लाइफ फंड, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन से ये आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, WW से आशा है वर्ल्ड लाइफ फंड, ठीक है, वर्ल्ड लाइफ फंड है जिसमें विश्व वन जीव कोष सन 1962 में IUCN के सहायक संगठन विश्व वन जीव स्थापना की गई थी। और इसका संगठन का जो मुख्यालय पूछा जाए कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड में। किसका, WWF का कहाँ पर मुख्यालय है, तो स्विट्जरलैंड में है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। देखिए, गंगा नदी की पहले तो जान लीजिए कि सबसे बड़ी नदी होती है और इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 25 किलोमीटर होती, यह भी याद रखना। इसके साथ में गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी होती है, तो यमुना,
ठीक है। यमुना के साथ में रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, उसके साथ में सोना, ठीक है, ये इसकी होती। और जो प्रमुख होती है वो होती है यमुना, ठीक है, यमुना होती है। अगर पूछा जाए कि यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। फिलहाल गंगा कहाँ से निकलती है, तो याद रखेंगे गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती। और ये ग्लेशियर कहाँ पर, तो उत्तराखंड में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। अगर पूछा जाए कि आपसे उत्तर प्रदेश में कौन सी सबसे लंबी नदी है, तो वो भी गंगा ही नदी है। देखिए गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के 3,900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनी या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यह इसे भागीरथी कहते हैं। कहाँ पर भागीरथी कहते हैं, ये याद रखना, उत्तराखंड में गंगा को भागीरथी कहा जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। इसके बाद दोनों को संयुक्त धारा गंगा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर मिल जाती है, देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिल जाती है। मिलने के बाद इनकी जो संयुक्त धारा होती है उसको गंगा नाम दे दिया जाता है। और भारत की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो 25 किलोमीटर। ये कौन सी है, भारत की भी लंबी नदी अगर पूछा जाए कौन सी है, तो गंगा नदी है, जो भारत के 5 राज्यों से निकलती। देखिए उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती। ये 5 राज्य याद रखना। उसके साथ में पश्चिम बंगाल में ये फरक्का नाम से जानी जाती है। अगर ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता, फरक्का नाम हो जाता। उसके बाद में ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां पर इसको क्या कहते हैं, पद्मा के नाम से जाना जाता है। कहां पर, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से क्या होती, मिल जाती है। फिर एक संयुक्त धारा मेघना में मिल जाती है और सागर के समीप कौन सी खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये भी याद रखना। देखिए गंगा नदी जो है ये किस खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, तो ये है आपका राजस्थान। राजस्थान में और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रसिद्ध है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा राजस्थान में आपके कौन कौन से हैं। रणथंभौर एक राष्ट्रीय उद्यान है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। उसके साथ में असम में कौन कौन से होते हैं, तो काजीरंगा, मानस और नामेरी, ये 3 आपके राष्ट्रीय उद्यान होते हैं। तो ये कई बार आपके क्वेश्चंस आया है और हमेशा आपका काजीरंगा बहुत बार आता है जो एक गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम में। और ये कई बार क्वेश्चंस आया है यूपी टेट में, कई बार, कई साल, मतलब 2016 से लेके 18, फिर उसके बाद में जो 2020-21 में पेपर हुआ था उसमें भी आया था। तो ये कई बार आया। तो याद रखना कि काजीरंगा जो है, ठीक है, काजीरंगा जो है वो असम में है। उसके साथ पश्चिम बंगाल का एक याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सुंदरवन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, ठीक है। सुंदरवन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए सरिस्का आपका कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान में और कौन सा है, तो रणथंभौर है, ठीक है। मैंने अभी गुजरात का नहीं बताया, तो याद रखना गुजरात का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है गिर, ठीक है। गिर और गुजरात से आप याद रखेंगे, गिर राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ का, गुजरात का, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती, आसाम का हो गया काजीरंगा, मानस, नामेरी, और पश्चिम बंगाल का आपका हो गया सुंदरवन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखने के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर में उपस्थित है, जो टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर भी इसमें शामिल किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि वन जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया था। देखिए वन जीव सुरक्षा जो अधिनियम है वो कब आया था, तो ये आया था 1972 में, ठीक है। वन जीव तो आपको पता है कि वन जो संरक्षण है वो आपका 1972 में आया था। देखिए 1980 में क्या आया था, तो वन संरक्षण। देखिए वन का संरक्षण करना, जो वन होते हैं हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनको सुरक्षित रखना, और वन जीव। उसके साथ में आप याद रखेंगे कि 1986 में क्या आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कई बार एग्जाम में आया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 1986 में आया है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और वन जीव आपका कब आया था, वन जीव आपका 1972 में आया था। और देखिए वन जीव क्यों लाया गया था, जिसमें कि जानवर, पक्षी और संरक्षण आवास के प्रबंध के लिए इनके लिए क्या बनाया गया था, तो कानून बनाया गया था, ठीक है। वन जीव सुरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दूध से दही बनने
बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती? तो कीवन विधि कहलाती है। देखिए एक याद रखना कि कौन सा जो बैक्टीरिया होता है जो दूध से दही को परिवर्तित करता है, तो लैक्टोबैसिलस। देखिए ये क्वेश्चंस कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में आया कि बैक्टीरिया कौन सा होता है जो दूध से दही को परिवर्तन कर देता है, तो लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है दूध से दही में परिवर्तन कर देता है। और ये प्रक्रिया जो होती है रासायनिक प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कीवन प्रक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, इससे पहले कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कीवन कहते हैं। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है, नामक जीवाणु पाया जाता है, जो जीवाणु दूध में पाए जाने वाले शर्करा का कीवन करके लैक्टिक अम्ल को बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि ध्रुव तारा कहाँ पाया जाता है? कि ध्रुव तारा जो होता है उत्तरी तारा कहते हैं इसको, ठीक है। कहा जाता है या ध्रुव तारा कहा जाता है या पाया जाता है, तो उत्तरी तारे को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ध्रुव तारा कहा जाता है। देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में क्या होता है? चमकता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है, उसे कहते हैं ध्रुव तारा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार रिपीटेड। पहले तो याद रखिए कि टाइगर दिवस कब मनाते हैं हर साल, तो ये भी याद रखना कि 29 जो जुलाई है इसको बनाते हैं टाइगर दिवस। और भारत में फिलहाल 2025 में कितने टाइगर हैं, तो ये याद रख कितने 36 82 जो टाइगर है इस समय भारत में फिलहाल टाइगर। और कब मनाते हैं या प्रारंभ किया गया था, तो 1973 में इसको प्रारंभ किया गया था, ये भी याद रखना। और कि हाथी जो प्रोजेक्ट है ये कब प्रारंभ किया गया था, तो याद रखना कि 1992 में, ठीक है, 1992 में यह प्रारंभ किया गया था, तो ये भी याद रखना। चलिए भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ टाइगर संरक्षण के लिए भारत सरकार 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। इसे बाघ संरक्षण रिजर्व कहते हैं। और भारत में अभी 49 टाइगर रिजर्व है, जिसमें उत्तराखंड का राजाजी टाइगर रिजर्व और 48वां कौन सा? औरंगे टाइगर रिजर्व, जो 49वां है जो असम में कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी कहाँ है? तो देखिए फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। इसके साथ में आप याद रखेंगे कि सिक्किम में कौन सी घाटी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। देखिए युमा थांगा वैली, ठीक है, सिक्किम में और नागालैंड की एक प्रसिद्ध है, जो याद रखिएगा दुच्को घाटी, नागालैंड की है दुच्को घाटी प्रसिद्ध है। और ये भी याद रखना फूलों की घाटी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए देखिए फूलों की घाटी भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड के चमेली जिले के हिमाचल में स्थित है। यूनेस्को ने इसको क्या किया है? विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है, ये भी याद रखिएगा। कौन सी घाटी को? उत्तराखंड की घाटी को। चलिए यहाँ से वीडियो समाप्त होता है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें और कमेंट करके जरूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगती है, कि जरूर मोटिवेशन दिया करें कि आपको कौन सा टॉपिक में या आपको किस एग्जाम की तैयारी करना है, तो मैं उस तरीके की आपकी वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।